स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में और जानेंगे एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस हमारे दैनिक जीवन में क्या है और कैसे एटमॉस्फेयर हमको हमारे दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रोल ऑफ एटमॉस्फेयर बात करते हैं। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर की, जो एटमॉस्फेयर है वो हमको जो है प्रोटेक्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षित करता है हमको, प्रोटेक्शन देता है हमको बाहरी ऑब्जेक्ट से जो कि धरती की तरफ आती हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री करती हैं और एंट्री करके वो बर्न हो जाती हैं और हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। फिर एटमॉस्फेयर कई रेडिएशन गैसेस, रेडिएशन लाइट्स आती हैं जो कि हम तक पहुंचती हैं और हम तक पहुंचकर हमारी स्किन को बर्न कर सकती हैं, हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह, हमारे पेड़ पौधे के लिए नुकसानदेह हैं। हमें उन सब चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करता है। जो दूसरा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के जो इम्पोर्टेंस है वो है एटमॉस्फेयर की कुछ साइकिल्स हैं। एटमॉस्फेरिक साइकिल्स, एटमॉस्फेरिक साइकिल, और जो एटमॉस्फेरिक साइकिल है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, CO2 साइकिल जिसको कार्बन साइकिल भी कहते हैं, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, O2 साइकिल, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि हमको हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कार्बन साइकिल अगर नहीं होगी तो पेड़ पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और उस प्रकाश संश्लेषण में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर। तीसरे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है वो है एटमॉस्फेयर हमारे जो अर्थ की सतह है उसके लिए डायनेमिज्म लाता है, उसके लिए परिवर्तन लाता है। और वो परिवर्तन क्या है? डेन्यूडेशन होता है, टोपोग्राफिकल चेंज होता है, इरोजन होता है। हवा चलती है, चूंकि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, और हवा चलती, हवा से इरोजन होता है। चौथा जो इम्पोर्टेंस है लाइफ गिविंग गैसेस, लाइफ गिविंग गैसेस जैसे O2 ऑक्सीजन गैस है जो कि हमें श्वसन में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रिस्पायरेशन में। फिर CO2 प्रकाश संश्लेषण में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट CO2 देयर कैन नॉट हैपन फोटोसिंथेसिस। फिर जब O2 और CO2 ये लाइफ गिविंग गैसेज हैं और ये इनकी इंपॉर्टेंस हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा है। CO2 नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज पेड़ों से नहीं होगा, और जब पेड़ों से ऑक्सीजन नहीं होगा तो मानव जीवन संभव इस धरती पर नहीं है। जो डस्ट है, डस्ट वो भी हमारे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर में डस्ट पाई जाती है वो हमारे लिए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करती है। और जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करती है ये एक बेस तैयार करती है, बेस फॉर कंडेंसेशन ऑफ वेपर इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो वेपर पाई जाती है, भाप पाई जाती है, जो बादल हैं, बादल को उसको जो है कंडेंसेशन, ठंडा होने के लिए एक सतह का फॉर्मेशन करता है डस्ट। तो वही जो है ठंडा होकर बारिश की तरीके से हमारी धरती की सतह पर पानी आता है। जो एटमॉस्फेयर है वो रेडियो कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इंपॉर्टेंट होती है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। जो आयनोस्फेयर है, आयनोस्फेयर में आयंस पाए जाते हैं, आयंस, और इन आयंस से रेडियो वेव्स अपने डेस्टिनेशन तक इस आयन से रिफ्लेक्ट होकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती हैं, और उसके बाद ये रेडियो कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है।
तो ये एक तरीके से हमारे लिए एटमॉस्फेयर जो है वो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए भी एक बेस तैयार करता है। आज के समय पे तो सैटेलाइट्स पाई जाती हैं जिसके माध्यम से रेडियो कम्युनिकेशन संभव हो पाया है। फिर हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले इन गैसेस और इन गैसेस की इंपॉर्टेंस का। एटमॉस्फेयर, रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली जो गैसेस हैं इनकी इंपॉर्टेंस का। और सबसे पहली जो गैस है वो N2 है। N2 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये डाइल्यूट करती है हमारे एटमॉस्फेयर को और O2 के लेवल को कंट्रोल करती है ऑक्सीजन को, और इसकी मात्रा को घटने बढ़ने से रोकती है, खास तौर पे बढ़ने नहीं देती है। फिर जो नाइट्रोजन है वो यूरिया बनाती है, यूरिया नाइट्रोजन से ही बनता है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके कई दालों के जड़ों में अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। फिर नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल है वो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, प्रोटीन बनाने में, चाहे वो डीएनए का फॉर्मेशन हो या आरएनए का, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के काम में आती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन सामान्य रूप से हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट गैस आती है वो है O2, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन लाइफ गिविंग गैस है, लाइफ गिविंग गैस है, जीवन प्रदान करती है। किसमें? रिस्पायरेशन में काम आती है, श्वसन में, मनुष्य के श्वसन में और भी जानवरों के श्वसन में ये काम आती है। फिर ये O2 कंबसन में भी काम आता है। कंबसन मतलब आग लगाने में, जहां पर O2 की मात्रा नहीं होगी वहां पर आग नहीं लगेगी। O2 जो है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की तरह से काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशर। O2 आग लगाती है, CO2 आग बुझाती है, आग बुझाती है। फिर CO2 फोटोसिंथेसिस में काम आती है, फोटोसिंथेसिस में काम आती है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में काम आती है। तो उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट गैस आ जाती है O3, ओजोन जिसको बोलते हैं। ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो कि अर्थ की सतह से दूसरी परत है। स्ट्रेटोस्फीयर 15 से 35 किलोमीटर की हाइट पर, ऊंचाई पर, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है ओजोन। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको बाहरी रेडिएशन से बचाती है। ग्रीन हाउस गैस की तरह से काम करती है, जो कि अर्थ के जो टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर उसको मेंटेन करने में काम आता है। ग्रीन हाउस गैस अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम आता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वातावरण में या एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में उपस्थित कुछ अन्य चीज़ों की। तो बात करते हैं सबसे पहले H2O की। H2O जो है वो 0.4% से लेके 4% तक एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और अगर ये 0.4% है तो ये ड्राई है, ड्राई मतलब सूखा है एटमॉस्फेयर। और अगर 4% एटमॉस्फेयर में H2O की मात्रा है, पानी की मात्रा 4% है,
तो ये ह्यूमिड है, ये नमी वाला एटमॉस्फेयर है। फिर उसके बाद जो बात करते हैं अगले, तो वो है डस्ट। डस्ट हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? तो डस्ट जो है वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनाता है। किसके लिए? कंडेंसेशन ऑफ वेपर। जो पानी है, जो भाप के फॉर्म में है, भाप के तरीके से है, तो वो कंडेंसेशन, उसको ठंडा होने के लिए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करता है। और ये काम करता है जिसकी वजह से इसके आसपास की जो भाप है वो इसके सतह पर जो है ठंडा होती है और ये बूंद बूंद में बारिश बन जाती है और ये बारिश के तरीके से ठंडी होकर हमारे पास तक आ जाती है। तो ये कुछ फंक्शन थे, इम्पोर्टेंट फंक्शन थे एटमॉस्फेयर की और एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैसेस की। और हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की, कैसे एटमॉस्फेयर का जो है ढांचा किस तरह से बना हुआ है और कैसे ये परत में विभाजित है, क्या कारण है कि एटमॉस्फेयर को परतों में विभाजित किया गया है। और आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएं एटमॉस्फेयर की सभी परतों के बारे में, वो कौन कौन सी परत हैं जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं।